हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी वाला। मैं हूं गरिमा और आज हम देखने वाले हैं 12 मार्च का करंट अफेयर्स। ठीक है, ये करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश में है, स्पेसिफिकली यूपी पीसीएस के लिए डिज़ाइन है और जो वनडे एग्जाम है वहाँ पे आपको काम में आने वाला है। ठीक, उम्मीद है कि आपको ज़्यादातर मतलब 95% तक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस कहता है। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ फाइल ज़रूर पढ़नी है आपको लेक्चर सुनने के बाद, तभी ही आपको ये काम में आने वाला है। ओके, तो पीडीएफ फाइल आपको कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे हाथ के हाथ वहाँ पे जो है डाउनलोड आप वहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। देखिए, हुआ क्या है कि जो भारत है उसके ऊपर एक एलपीजी संकट क्रिएट हो गया है ना। जो इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है उसने भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा पर संकट क्रिएट कर दिया है। भारत में क्या है एक्चुअली कि जो हम टोटल जो एलपीजी कंज्यूम करते हैं, जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है वो जो कंज्यूम करते हैं, तो वो तकरीबन 31 मिलियन टन एलपीजी हम सालाना तौर पर कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इसमें जो है 87% घरों में यूज़ होती है और बाकी जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैं, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पे यूज़ होती है। ठीक, अब इशू क्या है कि ये जो 62% जितनी भी हमारी एलपीजी हमें चाहिए हैं उसका 62% हम इंपोर्ट करते हैं। और कहाँ से इंपोर्ट करते हैं उसका भी 90% हम करते हैं गल्फ़ कंट्रीज से, मिडिल ईस्ट से। ठीक है, कहाँ से? सऊदी अरब से करते हैं, कतर से करते हैं। ठीक, तो अब दिक्कत क्या है? देखो, दिक्कत ये है कि थोड़ा सा मैप के थ्रू समझेंगे। जैसे ये है हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पे है ये अरेबियन पेनिनसुला, ये आता है हमारा ईरान और फिर पाकिस्तान और फिर ये भारत। तो ये वाला जो इलाका है ना, ये यहाँ पे है ईरान और यहाँ पे ये सऊदी अरब है, कतर है। ठीक, तो ये जो इलाका है हमारा छोटा सा, ये है हॉर्मुज जल संधि। ठीक, या फिर हॉर्मुज स्ट्रेट। अब इससे क्या इशू है? इससे इशू ये है कि ये जो जितने भी देश हैं जैसे सऊदी अरब वगैरह, उनका तेल यहीं से बाहर जाता है इस हॉर्मुज जल संधि से। ठीक है, और क्योंकि ईरान भी है वहाँ पे, अब जब इन देशों ने, या हम कहें इजराइल और अमेरिका ईरान पे अटैक कर रहे हैं, तो ईरान उन्हें धमका रहा है कि मैं हॉर्मुज को बंद कर दूंगा, और इवन ईरान ने ब्लॉकेट कर भी दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो छोटा सा इलाका था अब इसे ईरान ने बंद कर दिया है, तो यहाँ से शिप्स आ नहीं रहे हैं और आएंगे नहीं, तो भारत का जो 62% गैस यहीं से आती है तो वो कैसे आ पाएगी? ठीक है, और भारत में इसी वजह से क्रिएट हो गया एलपीजी क्राइसिस। तो भारत सरकार ने इस पे क्या किया है ना, एलपीजी क्राइसिस तो आ गया तो भारत सरकार लेकर आई है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। पहले का है, अभी नहीं बना है, 1955 का एक्ट है, बस इसे हमने एलपीजी गैस पे भी लागू कर दिया। तो ठीक है, तो ये एक्ट क्या है? ये एक्ट है, ये गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि जो भी हमारी एसेंशियल गुड्स हैं ना, आवश्यकता की वस्तुएं हैं, ठीक है, उनके प्रोडक्शन, उनकी सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड, ठीक, कि कितना उत्पादन करना है, कब आपूर्ति करनी है, कैसे वितरण करना है, ट्रेड करना है या नहीं करना है ना, तो इन चीज़ों को रेगुलेट करती है इसी एक्ट के द्वारा। ठीक है, समय समय पर इस एक्ट में से कुछ वस्तुएं हटा दी जाती हैं और कुछ वस्तुएं इसमें ऐड कर दी जाती हैं। तो भारत सरकार इसको यूज़ करती है ताकि जो ब्लैक मार्केटिंग है वो ना हो, लोग जमाखोरी ना कर पाएँ, है ना। और जो एसेंशियल चीज़ें हैं हमारे जीवन के लिए, जैसे कि एलपीजी एसेंशियल चीज़ है ना, तो ये जो है आबाद रूप से हमें मिलती रहें, पब्लिक को मिलती रहें। तो इसके लिए सरकार ने इस एक्ट के तहत एक ऑर्डर पास किया है, नेचुरल गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने किया है। उसने कहा भैया 4 कैटेगरी बना दी है ना, 4 कैटेगरी हैं, प्रायोरिटी वाइज उन्हें डिसाइड कर दिया कि जो पहले वाले हैं उनको तो पूरी एलपीजी मिलेगी, दूसरों को थोड़ी कम, फिर तीसरों को और चौथों को सबसे बाद में अगर बची तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे, जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा गया है, वो है हमारा डोमेस्टिक पीएनजी सेक्टर, मतलब जो हाउस होल्ड में पाइप्ड नेचुरल गैस आती है ना, पाइप के थ्रू आपने देखा होगा घरों में गैस आती है। और सीएनजी को पहले नंबर पे रखा गया है, एलपीजी गैस सिलेंडर को पहले नंबर पे रखा गया है, और ऐसे कुछ जगह जैसे कि हॉस्पिटल्स में जो गैस यूज़ होती है, एसेंशियल
कोई भी पाइपलाइन के ऑपरेशंस हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इन 4 सेक्टर्स को इन्होंने हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखा है कि जो पिछले 6 महीने के आधार पर देखेंगे कि इन्हें कितनी गैस की ज़रूरत है, ठीक है। तो जितनी भी गैस की ज़रूरत होगी उसका 100% मतलब जितनी ज़रूरत है उतना इन्हें प्रोवाइड कराया जाएगा सरकार के द्वारा, ओके। फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारा जो है फर्टिलाइज़र प्लांट, ठीक। जो उर्वरक संयंत्र है ना, उन्हें भी जो है इसकी ज़रूरत होती है एलपीजी गैस की, ठीक है। तो नेचुरल गैस की ज़रूरत उन्हें भी होती है। तो उन्हें उनके 6 महीने के आधार पर देखा जाएगा कि उन्होंने कितना कंज्यूम करा है, कितनी आवश्यकता है, और आवश्यकता का 70% उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक। अब फिर भी अगर सरकार के पास एलपीजी बच जाती है तो फिर आएगी प्रायोरिटी 3, ठीक, जिसमें टी इंडस्ट्री ये शामिल है। अब आपको याद नहीं रखना है ना कि कौन पहले पे है कौन दूसरे पे, बस आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि अगर एग्जाम में थोड़ा सा घुमा के भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, या फिर जनरल नॉलेज के लिए भी है ना कि अगर सरकार किसी क्राइसिस से निपट रही है तो किस तरह के कार्य क्या कर रही है वो इन चीज़ों से निपटने के लिए, ठीक। तो आपको बस पहला वाला ध्यान रखना है, बस ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा याद कर सकते हो कि फर्टिलाइजर सेक्टर है, बाकी तीसरे चौथे पे कौन है ये ध्यान नहीं रखना हमें, ठीक। इसी के साथ एंटी होर्डिंग मेजर्स भी चलाए जा रहे हैं, मतलब कि जमाखोरी ना हो इसके लिए। पहले ऐसा होता था कि आपने आज गैस बुक की, फिर से तो कुछ दिन बाद 2-4 दिन बाद फिर से गैस बुक कर दो, सिलेंडर घर आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है ना, 25 दिन का गैप जरूरी है, ठीक है, ताकि जो लोग हैं वो जमाखोरी ना कर पाएँ, काला बाजारी ना हो, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो भारत में एलपीजी संकट क्रिएट हुआ है वो किसके डिस्ट्रप्शन के कारण हुआ है, तो बाबल मंडप नहीं, मलक्का नहीं है, हॉर्मुज स्ट्रेट, ठीक है। बाबल मंडप बताएंगे आप कि कहाँ पे किस किस को जोड़ती है, ठीक है। मैंने आपको अभी शायद लास्ट या लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था, उसे याद रखने का तरीका भी बताया था, ओके। तो बाबल मंडप जो जल डमरू मध्य है वो कौन सी वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ता है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। फिर आता है कि भारत में एलपीजी की खपत के बारे में कुछ बिंदु पे विचार करो कि लगभग 31 मिलियन टन एलपीजी यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आपने देखा है पिछले कुछ सालों में, इवन आईएएस में भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ओके। दूसरा है कि 62% एलपीजी डिमांड जो है इंपोर्ट के थ्रू मेट होती है, ठीक है, ये भी ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि आपको पता ही नहीं है ना। कई बार ऐसा होगा कि डेटा के बारे में आपको नहीं पता, ये तो मैंने अभी बता दिया तो आपको पता हो चल गया, और हो सकता है कि एग्जाम तक ये याद नहीं भी रहे, है ना। तो अब हमें इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है उससे समझते हैं। जैसे मुझे मान लो पहला नहीं पता सही है, दूसरा भी नहीं पता कि कितनी जो है इम्पोर्ट से आती है, मुझे डेटा नहीं आता, ओके। अब तीसरा पढ़ूंगी कि मोस्ट एलपीजी इम्पोर्ट कम फ्रॉम रशिया, ठीक। अब देखो मुझे ये तो पता है ना कि जब इजराइल और ईरान वॉर हुआ था तो तब जाके एलपीजी क्राइसिस आया था, है ना, ये तो आपने सब आपको डेफिनेटली पता होगा, ठीक। तो इसका मतलब कि ज़्यादा एलपीजी हमारी रशिया से नहीं आती, क्योंकि अगर रशिया से आ रही होती तो ये संकट रशिया यूक्रेन वॉर के समय क्रिएट हो रहा होता, है ना। अभी से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। तो मुझे बस इतना पता, मुझे नहीं पता कि पहला और दूसरा सही है या नहीं, है ना, मुझे सिर्फ ये पता चला कि तीसरा गलत है। अब मैं यहाँ देखूंगी कि तीसरा किस किस में आ रहा है, तो ये सही नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो आंसर बना ए, ठीक है। तो कई बार ऐसा होगा कि आपको ये तो नहीं पता कि कौन से ऑप्शन सही हैं, है ना, लेकिन ये पता है कि कौन सा पॉइंट गलत है, ठीक। तो उससे आपका जो आंसर है वो बन जाएगा, ठीक है। तो आप कभी भी आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ के या छोटा सा एक आध लाइन पढ़ के हिम्मत नहीं हारेंगे कि अरे ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा। पहले पूरा पढ़ो, जो तसल्ली बख्श तरीके से उसे अच्छे से ध्यान दो उस पर कि क्या क्या आपको उसके बारे में पता है। नेक्स्ट है हमारा ADC 150 एयर ड्रॉपेबल कंटेनर, ठीक है। इसका टेस्ट किया है DRDO ने, ठीक है, DRDO और इंडियन नेवी ने इसका टेस्ट किया। इसमें देखो उसके नाम से स्पष्ट है, एयर ड्रॉपेबल कंटेनर, मतलब एक कंटेनर टाइप का होगा, बॉक्स टाइप का है जिसे हवा से नीचे फेंका जा रहा है, ठीक है। फेंका कैसे नहीं, ऐसे नहीं कि फेंक के गिरा दिया जाएगा, बम की तरह नहीं फेंका जा रहा, पैराशूट्स लगे होंगे, धीरे 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 आता है। काम क्या करेगा ये, पहले ये देख लेते हैं कहाँ पे ये टेस्ट हुआ है। गोवा में टेस्ट हुआ है, P-81 एयरक्राफ्ट है, उससे इसको गिराया गया था, ठीक। तकरीबन 150 किलोग्राम के सामान को लेकर ये गिराया जाता है, ठीक है, गिराया जा सकता है। अब देखो ये काम किस लिए आता है ना, मान लो कि हमें कोई ऐसा इलाका है जिसमें हम
जो है लोगों को नहीं भेज सकते, लेकिन वहाँ पे हमें एसेंशियल वस्तुएं पहुँचानी है। जैसे कि क्या हो सकता है, नौसैनिक जहाज हो सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई सहायता उपकरण हो सकते हैं, या युद्ध चल रहा है, ठीक, वहाँ पे और नए लोगों को नहीं फंसा सकते, लेकिन हमें जो फंसे हुए लोग हैं उनको सामग्री भेजनी है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, एयरक्राफ्ट के थ्रू एयरक्राफ्ट लेके जाएंगे और वहाँ पे ये कंटेनर गिरा देंगे, ठीक। और इन कंटेनर जो 150 किलो का सामान लेके जा सकते हैं, तो उसमें वो सारी सामग्री भर के पहुँचाएंगे। कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस इसमें शामिल हैं, तो बस हल्का हल्का सा थोड़ा ध्यान रखना कि जैसे विशाखापट्टनम में है नवल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, ठीक है। और पैराशूट किसने डेवलप करे हैं इसके लिए, तो आगरा में एक एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, तो उसने पैराशूट इसके लिए डेवलप किए हैं, ठीक। जो फ्लाइट क्लियरेंस है वो किसने दिया है, तो सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्डिनेस, कि हाँ ये फ्लाइट में ले जाने के लिए योग्य है, ठीक है। और फिर एक ये आता है हमारा हैदराबाद का डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद। इसने क्या करा है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं। अब आप कहोगे कि मैम इनमें से कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो भाई जाकर अपना पेपर देखो, है ना। आप कई बार उसने ऐसे किया है कि एक तरफ 4 इंस्टीट्यूशंस दे दिए और एक तरफ उनका ये लिख दिया आगरा, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, है ना, नई दिल्ली, हैदराबाद, ठीक, और मैचिंग में दे दिए इन्हें, ठीक है। तो आप कहोगे कि अब हम सारे याद रखें, नहीं सारे नहीं याद रखने हैं, ठीक। ये जो 2-4 हैं जो चर्चा में आ गए थे बस उन्हें ही तो याद रखना है, ठीक है ना। फिर है कि क्वेश्चन क्या बन सकता है कि देखो, एक तो वो मैचिंग वाला मैंने आपको बताया ना, वैसा क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा आ जाएगा कि एडीसी का प्राइमरी पर्पस क्या है, तो देखो क्या ये मिसाइल डिलीवर करेगा, नहीं, सप्लाईज, है ना, मेडिकल एड पहुंचा देगा, ये सब करेगा। सर्विलांस ड्रोन लॉन्च करेगा, नहीं। अंडर वाटर सेंसर्स, नहीं। तो आंसर बनेगा हमारा बी। नेक्स्ट है कि जो अमेरिका है, भाई अमेरिका तो एकदम फॉर्म में है, पहले ईरान और अब अफगानिस्तान के पीछे पड़ा है और उसे डिक्लेयर कर दिया है उसने स्पॉन्सर ऑफ रॉन्गफुल डिटेंशन, ठीक है, कि आप जो गलत तरीके से हिरासत के प्रायोजक राज्य हो, देश हो, ठीक। तो जो ईरान के जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, उन्होंने अफगानिस्तान को ये डिक्लेयर किया, ठीक है। अब क्या अफगानिस्तान ऐसा पहला देश है, नहीं, इससे पहले अमेरिका ईरान को भी ये डिक्लेयर कर चुका है ना कि ईरान जो है स्टेट स्पॉन्सर ऑफ रॉन्गफुल डिटेंशन है। अब देखो पहले तो ये क्या होता है, ठीक है। देखो एक तो ये ना, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि 27 फरवरी को ना ईरान को ये डिक्लेयर किया गया था, ठीक है, और अब किसको कर दिया है, अफगानिस्तान को। तो मतलब 15 दिन के भीतर ही 2 देशों को ये डिक्लेयर किया यूएस ने। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ना, कुछ चांसेस हैं। तो देखो क्या इसमें मतलब ये होता क्या है ना, तो द रॉन्गफुल डिटेंशन मतलब होता है कि बंधक बनाना, ठीक। तो क्या करते हैं कि जो अफगानिस्तान है उसने ईरान के कुछ लोगों को, जैसे कि वो कोई रिपोर्टर हो सकते हैं, ठीक है, कोई एनजीओ से जुड़े लोग हो सकते हैं, उनको बंदी बना लिया, बंधक बना लिया है ना, और उनके जीवन के बदले में वो कुछ रियायतें चाह रहे होते हैं, ठीक है, कि अमेरिका उन्हें कुछ रियायतें दे, ठीक, कुछ पॉलिटिकल लेवरेजेस दे दे, है ना, कि राजनीतिक दबाव के रूप में उन्हें यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। तो ये है हमारा कि अनलॉफुल यूज़ ऑफ डिटेंशन, ठीक है, रॉन्गफुल डिटेंशन कहा है अमेरिका ने इसे। अब अमेरिका ने इसे डिक्लेयर कर दिया तो क्या होगा, भाई तालिबान तो पहले से ही बदनाम है, आप उससे रॉन्गफुल डिटेंशन का स्टेट स्पॉन्सर कह भी दोगे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, तो नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये खाली एक नाम नहीं है ना, इसके साथ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाएगा अमेरिका जो अफ़गानिस्तान है उस पर, ठीक है। तो अमेरिका कुछ पेनल्टीज़ लगाएगा, रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि ईरान और अफ़गानिस्तान जैसे और जो और अन्य देश हैं, है ना, वो कम से कम लोगों को बंधक बना के उनका पॉलिटिकल फ़ायदा ना ले पाए। इसको ना हम जो हमारी आईआर की भाषा है उसमें कहते हैं हॉस्टेज डिप्लोमेसी, ठीक है, बंधक कूटनीति, ठीक। इसमें क्या करते हैं कि युद्ध के समय पे हम जो
जो दूसरे देश के लोग हैं, है ना, उन्हें एक गैर कानूनी तरीके से बंधक बना लेते हैं और फिर उनके द्वारा जो है जैसे आपने देखा होगा कि हमास ने इजराइल के कुछ लोगों को बंधक बना लिया था, है ना। तो इस तरह से ये लोग ऐसा कुछ करते हैं। कई बार राज्य होते हैं, देश हैं जैसे ईरान, रशिया, कई बार कुछ संगठन हैं जैसे हमास, तालिबान टाइप, ठीक। तो उनको एज अ हथियार की तरह यूज़ करते हैं। ओके, तो ऐसा करके अमेरिका क्या करना चाहता है उसे ये नाम देकर, तो ये चाहता है कि ये जो स्टैंडर्डाइज सिस्टम बना लिया इन लोगों ने, इसको ख़त्म करा जाए, ठीक। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि यूएस ने कौन से देश को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ रॉन्गफुल डिटेंशन घोषित किया है, तो आंसर बनेगा बी, अफगानिस्तान। नेक्स्ट है हॉस्टेज डिप्लोमेसी शब्द का यूज़ किया जाता है किसके लिए, तो पीस ट्रीटी के लिए, प्रिजनर ऑफ वॉर्स नहीं। देखो प्रिजनर ऑफ वॉर में ना ये भी कुछ एक सिमिलर तरीके का है, लेकिन ये देश एक नेगोशिएशन के रूप में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल एडवांटेज भी वहाँ होता है, लेकिन वहाँ पे ऐसे धमकाना नहीं होता है ना, तो ए नहीं रहेगा इसका आंसर। बी है डिटेनिंग फॉरेन नेशनल्स टू गेन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसेशंस, ये ठीक है, ठीक है, तो आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट है हमारा जो नीति आयोग है, उसने लॉन्च किया है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, ठीक है। तो ये फिस्कल हेल्थ इंडेक्स से क्या होता है ये समझना होगा हमें। देखो जो फिस्कल हेल्थ होती है ना, कि किसी भी राज्य की राजकोषीय स्थिति कैसी है ना, मतलब कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं, कहीं उधार तो नहीं ले रहे, है ना, कहीं घाटे में तो नहीं जा रहे, तो ये जो बातें बताएगी ये क्या है, उसकी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, है ना, फिस्कल हेल्थ को जो बताएगा। पहले भी पिछले साल भी जारी किया था नीति आयोग ने, लेकिन तब केवल बड़े राज्यों के लिए इसे जारी किया गया था। अब उसमें इसने 10 नॉर्थ ईस्ट के राज्य और हिमालय के जो छोटे राज्य हैं उनको भी, जैसे जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह, उनको भी शामिल कर लिया है। तो किन आधारों पे नीति आयोग जो राज्य हैं उनकी फिस्कल हेल्थ डिसाइड करता है, तो सबसे पहले तो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, कि व्यय की गुणवत्ता क्या है, कितने अच्छे से जो खर्च है वो हो रहा है। देखो दो तरीके के खर्चे होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपने क्या करा, आपके पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, उस 1 लाख रुपए को आप अपने खाने पीने में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा हो सकता है उस 1 लाख रुपए को आप कहीं इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, कोई छोटा सा प्लॉट लेके डाल दिया, ठीक। अब ये क्या हुआ कि जब आपने इसे खाने पीने में यूज़ किया तो अब ये आपको कोई रिटर्न नहीं देने वाला, है ना। तो ऐसी सरकार है, सरकार अगर ऐसे फ्रीबीज बांटने में यूज़ कर दे रही है ना, या लोगों को पेंशन्स वगैरह देने में यूज़ कर दे रही है, तो वो उसके खर्च हो गए, उससे उसे कुछ लाभ नहीं होने वाला। वहीं अगर वो कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रही है या फिर लोगों में शिक्षा में व्यय कर रही है, स्वास्थ्य में व्यय कर रही है, मतलब वो कहीं इन्वेस्ट कर रही है ना, तो भविष्य में उसको लाभ मिलेगा। तो ये गुणवत्ता कि अगर राज्य इसमें ज़्यादा खर्च करके जो है घाटे में है तो कोई बात नहीं, भविष्य में उसकी स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन अगर राज्य खाने पीने के खर्चों में ज़्यादा खर्चा करके घाटे में है तो मतलब भविष्य में भी उसकी स्थिति बिगड़ने वाली है, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर कैसा है। दूसरा है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, कि चलो अभी तो चलो ठीक है कि घाटे में चल रहे हैं, लेकिन आगे के व्यय की क्या गुणवत्ता है ना, कि आगे का रेवेन्यू जो है उसको मोबिलाइज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और टैक्स मतलब और पैसा इकट्ठा कर पाएंगे या नहीं, टैक्स लगा सकते हैं नए या नॉन टैक्स, की टैक्स के अलावा भी कुछ और तरीके होते हैं ना, उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, मतलब कि कुल मिला के पैसा इकट्ठा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तीसरा है फिस्कल प्रूडेंस। प्रूडेंस मीन्स कि जो आपने ध्यान रखा होगा कि FRBM एक्ट होता है, है ना, FRBM नॉर्म्स है हमारे, कि कितना खर्च करना है, कितना घाटा नहीं होना चाहिए, तो उनको मान रहे हैं या नहीं मान रहे, है ना। तीसरा है डेट इंडेक्स, कि जो उनका सरकार का जो डेट है, जो ऋण है वो कैसा है, ठीक है, कि टोटल ऋण कितना है, GDP का कितना प्रतिशत है, लॉन्ग टर्म का ज़्यादा है, शॉर्ट टर्म का ज़्यादा है, किन क्षेत्रों में ज़्यादा है, ठीक। तो ये चीज़ें देखी जाएंगी। फिर 5वां पॉइंट है डेट सस्टेनेबिलिटी, मतलब कि ऋण स्थिर भी है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपने ऋण ले तो लिया लेकिन आप उसे चुका पाने में असमर्थ हैं, ठीक है। तो इन 5 आधारों पे ये राज्यों की फिस्कल हेल्थ को डिसाइड करेगा, और इसमें उसने जो मेजर स्टेट्स हैं, बड़े राज्य हैं, उसमें 3 कैटेगरीज बनाता है ना, 4 कैटेगरीज हैं, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेशनल,
ठीक है। अचीवर सबसे अच्छा होगा और एस्पिरेशनल सबसे खराब, ठीक है। तो अचीवर में जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कौन से राज्य अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि छोटे राज्य हैं, है ना। तो जैसे ही आपके सामने आएंगे ना गुजरात, महाराष्ट्र और झारखंड, तो आपको लगेगा कि डेफिनेटली झारखंड तो नहीं हो सकता, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। उड़ीसा पहले स्थान पे है, गोवा दूसरे स्थान पे है और झारखंड तीसरे स्थान पे है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ओके। फ्रंट रनर को छोड़ सकते हैं, पढ़ लेंगे कि कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है। जो बिहार है उसमें इम्प्रूवमेंट दिखा है, वो पहले एस्पिरेशनल था, परफॉर्मर कैटेगरी में, मतलब बिहार भी परफॉर्म कर रहा है अब। और सबसे खराब जो एस्पिरेशनल उस पे आ रहे हैं, ना, बॉटम पे जो हैं वो है पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब, ठीक है। ये 3 राज्य जो हैं सबसे लास्ट उस पर आए हैं, ठीक है। पंजाब सबसे आखिरी रैंक पे है, 18 नंबर पे, ओके। फिर आता है, अगर हम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात करें, इनके चांसेस थोड़े से कम है पूछे जाने, फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। नॉर्थ ईस्ट में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चाइना से लगा हुआ इलाका है, तो अरुणाचल प्रदेश अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद है उत्तराखंड। फिर है जो सबसे कम रैंक जिनकी आ रही है वो है हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले तो यही पूछ लेगा कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कौन जारी करता है, तो है नीति आयोग, है ना। ऐसे लगेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, नहीं। देखो, जो हमारा नीति आयोग है ना, जब नीति आयोग के आप उद्देश्य पढ़ोगे ना कि क्यों बनाया है, तो उसमें है कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो ये जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है ना, मतलब कंपटीशन बढ़ाना है ना। तो कंपटीशन कैसे बढ़ता है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, टेस्ट में आपके सहपाठी के नंबर आपसे 2 ज़्यादा आ गए, तो अगली बार आप अपनी जान लगा दोगे उससे ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए, है ना। तो ऐसे ही राज्यों में कंपटीशन क्रिएट करता है इस तरह के इंडेक्स जारी करके, कौन, नीति आयोग। तो ज़्यादातर केसेस में ना, अगर आपको नहीं पता कि कौन सा इंडेक्स जो है इशू हुआ है, किसने किया है, तो बहुत सारे केसेस में तो वो नीति आयोग ही होगा, क्योंकि कंपटीशन को बढ़ावा दे रहा है। नेक्स्ट है, पूछा जा सकता है कि टॉप पे कौन था, लास्ट में कौन था, तो लास्ट वाला मैंने इसमें बनाया है। टॉप वाला भी पूछा जा सकता है, तो पंजाब है आखिरी नंबर पे, ओके। अब है, नाबार्ड ने एक नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज, ठीक है, ये इशू किया है बिल एंड मिलिंडा गेट्स के साथ मिलकर, ये लॉन्च किया है, ठीक है। देखो, इसमें क्या है, इस चैलेंज का उद्देश्य क्या है कि हम जो भी इस चैलेंज में पार्ट लेगा, ठीक है, उसको क्या बनाना है, एक डिजिटल फ्रेमवर्क बनाना है जो प्रोवाइड करे डिसीजन रेडी क्लाइमेट इंटेलिजेंस, किनको, रूरल इकोनॉमी, मतलब फार्मर्स को, ठीक है। जो भी डेटा है, अभी क्या है, डेटा बिखरा है, ठीक। फार्मर को आप जो है उनके काम नहीं आ पा रही वो चीज़ें, ठीक। तो हम क्या करें, वो सारे डेटास को इकट्ठा करके उससे कुछ क्रक्स निकाल के, है ना, कोई ऐसा डिजिटल फ्रेमवर्क बनाए, वो सारे डेटा को इकट्ठा करे और उससे कुछ जो है इफेक्टिव चीज़ निकाले, है ना, और फिर उसे किसानों को बता दे कि भाई देखो, ये फसल उगा सकते हो, इस समय पे मत उगाना, इस समय पे मत बेचना, ऐसे समय पे बेचना, है ना। जो भी उनकी ज़रूरत का डेटा, जो भी उन्हें चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो वो उस डेटा से वो इन्फॉर्मेशन निकाल के उन्हें प्रोवाइड करा पाए, ठीक है। तो इसके लिए जो चैलेंज है वो शुरू करा है नाबार्ड ने। देखो, जैसे ना इंडिया स्टैक भी एक इंडिया स्टैक के जैसे हमने बनाया, मतलब नाबार्ड चाह रहा है नेशनल क्लाइमेट स्टैक बनाना, है ना। तो उसमें क्या था, इंडिया स्टैक में जो डिजिटल, जैसे आपने देखा होगा कि यूपीआई को, आधार को, और जो यूपीआई से जुड़े और अदर ऐप्स हैं उनको कनेक्ट कर दिया, है ना। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, जो जलवायु डेटा को एक साथ ला सके, ठीक है। ये जो फ्रेगमेंटेड डेटा है, अलग अलग वेबसाइट पे है, अलग अलग, जैसे इसरो अलग बता रहा है, IMD अलग बता रहा है ना, उन सबको इकट्ठा करे, ठीक है। और एक ऐसा कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे जिससे जो किसान हैं वो आसान शब्दों में, आसान भाषा में एक अपने मोबाइल ऐप से उस जानकारी को ग्रहण कर पाएँ और अपने लाभ के लिए उसको यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो उनने क्या क्या कहा कि चैलेंज में क्या क्या मतलब उद्देश्य दिए, स्टार्टअप्स के लिए, वैज्ञानिक के लिए, या कोई भी, है ना, जो भी उस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो उनसे कहा है कि भाई नियर टर्म फोरकास्टिंग,
मतलब कि 10 से 15 साल के लिए कि क्या रहेगा, कि ड्रॉट आएगी, फ्लड आएगा, मतलब बाढ़ आएगी, सूखा आएगा, हीट वेव्स आएंगी, थोड़ा लंबे से पीरियड के लिए बता दो उनको, है ना। और ठीक, तो मतलब ये सारी चीज़ें, उसके लिए प्राइस भी रखा है कि 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, ठीक है। और इस 27 मार्च तक जो भी लोग हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो हमारे काम का तो देखो बस इसमें जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रही है, तो आपको नाम, मीनिंग क्यों बताया है कि क्या करना है, क्योंकि अगर मैं मीनिंग नहीं बताऊंगी ना, खाली ऐसे बता दूंगी कि डिजिटल एग्री स्टैक, क्लाइमेट एग्री स्टैक तैयार करना है, तो इमेज नहीं बनेगी आपके दिमाग में, है ना। और फिर इमेज नहीं बनेगी तो आपको याद नहीं रह पाएगा। लेकिन अब जब मैंने ऐसे बताया कि हाँ बिखरा बिखरा डेटा है, उसको सबको इकट्ठा करके कुछ जो कंक्लूसिव सा है वो लेकर आ जाना है, ठीक। तो ये जो मॉडल बनाने का काम है, ये नाबार्ड ने चैलेंज दिया है स्टार्टअप्स को, साइंटिस्ट को, जो भी कर पाए। और किसके साथ मिलके दिया है? बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ। तो आपको नाबार्ड का नाम ध्यान रखना है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स का नाम ध्यान रखना है, और इस चैलेंज का नाम, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज शुरू किया, तो किसने? नाबार्ड ने। देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, नीति आयोग से, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से, है ना, तो ध्यान रखना है। दूसरा है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी बनाना नहीं, क्लाइमेट डेटा को एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाना, ताकि जो हम हैं उसे यूटिलाइज कर पाएँ, जो फार्मर्स हैं उसको यूटिलाइज कर पाएँ, तो ये सही है। नेक्स्ट है मेटा का जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ये मेटा फेसबुक वाला मेटा नहीं है ना, महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड वाला मेटा है, ठीक है। किसको मिला है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? अमोल पालेकर को, ठीक है। 25 मार्च को ये अवार्ड दिया जाएगा। महिंद्रा ग्रुप का है, नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा अवार्ड के, ठीक। क्यों दिया जाता है? क्योंकि एक एक्टर को मिला है ना, तो आपको पता ही है कि एक्टर को मिला है तो किस लिए दिया जाएगा कि थिएटर में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, एक्टिंग कैसे की है ना, डायरेक्शन में कैसा परफॉर्म किया अपनी लाइफ में, ठीक है। तो उसके लिए ये दिया जाता है। तो अमोल पालेकर को ही क्यों दिया है? क्यों? अमोल पालेकर जो हैं, देखिए पहले मैं आपको उनका चेहरा दिखाती हूँ, ये हैं अमोल पालेकर, ठीक है। तो जब पुराने ज़माने की मूवीज़ के हीरो हैं, और उस समय एंग्री यंग मैन, है ना, जो अमिताभ बच्चन है, उनकी मूवीज़ एकदम जो थी धूम मचा रही थी, ठीक है। तो लेकिन जो जैसे शोले है या उस तरह की जो भी मूवीज़ थी एंग्री यंग मैन वाली, वो जो सोसाइटी का कॉमन मैन था ना, वो खुद को उससे रिलेट नहीं कर पा रहा था, है ना। तो वहाँ पर आए अमोल पालेकर, जिन्होंने उस कॉमन मैन की छवि को लोगों के दिमाग में, दिल में बिठाया, ठीक है। उन्होंने ऐसे कहा कि नहीं, जो हीरो है वो हमेशा एंग्री यंग मैन नहीं होता, बल्कि एक साधारण सा आदमी जिससे लोग जो है अपने को कनेक्ट कर पाए, ठीक है। एक मध्यम वर्गीय परिवार जो होता था उस समय पे, उसकी छवि इन्होंने अपने कैरेक्टर में दिखाई। और इवन जैसे जो थिएटर्स होते थे ना, पहले जो थिएटर्स होते थे वो बड़े शानदार तरीके से आयोजित किए जाते थे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम छत पे थिएटर कर सकते हैं, हम किसी पार्क में कर सकते हैं ना, मतलब जो छोटे तबके के जो एक्टर्स हैं ना, वो भी आगे आ पाएँ और बहुत कम बजट की फिल्में बन पाएँ, ठीक। तो इस तरह से उन्होंने जो भारतीय सिनेमा है उसका लोकतांत्रिकरण किया है ना, डेमोक्रेटाइज किया उसको, ऐसा कहा जाता है, ठीक। कुछ फिल्में हैं उनकी, आप पढ़ लेंगे, ज़्यादा काम की नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि मेटा का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो अमोल पालेकर को। अमोल पालेकर को डेमोक्रेटाइजिंग थिएटर के लिए जाना जाता है। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने थिएटर परफॉर्मेंस को कुछ अलग जगहों पे भी किया है ना, पार्क पे, टेरेस पे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि मध्यम वर्ग से जोड़ा, है ना। नेक्स्ट है ये थोड़ी सी न्यूज़ आपको ध्यान रखनी है कि सरकार ने चाइना से जुड़े हुए एफडीआई को थोड़ा ईज कर दिया है ना, एफडीआई कर्व को। अब इसको पहले थोड़ा सा 2019 में, 2020 में लेके चलती हूँ मैं आपको। ये वो समय है जब कोविड आ रहा था, डोकलाम वाला इशू चल रहा था चाइना के साथ, और हमने चाइना पे बैन लगाए थे, टिकटॉक वगैरह बैन कर दिए थे ना जिस समय पे, उस समय की बात है। तो तब क्या हुआ, सरकार ने एक प्रेस नोट 3 इशू किया और कहा कि जिन जिन देशों की सीमा भारत से लग रही है, ठीक है, सीधे सीधे चाइना का नाम नहीं लिया, ठीक। तो उसने कहा कि जिन जिन देशों की सीमा भारत से लग रही है,
हाँ, वहाँ से कोई भी जो निवेश है वो भारत में आएगा तो ऑटोमेटिक रूट से नहीं आ सकता। अब ये क्या होता है ऑटोमेटिक रूट? दो तरह से FDI आता है हमारे देश में ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक, एक तो ऑटोमेटिकली कि बस वो कंपनी निवेश करना चाहती है तो वो यहाँ पे आके निवेश कर ले, उसे सरकार की परमिशन नहीं लेनी होगी। ठीक है। दूसरा है अथॉरिटेटिव कि उसको परमिशन लेनी होगी। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जिन जिन की सीमा जो भारत के बॉर्डर कंट्रीज हैं उनको भारत में जो है ऑटोमेटिक परमिशन नहीं मिलेगी, ऑटोमेटिक अप्रूवल नहीं मिलेगा, बल्कि अप्रूवल लेना पड़ेगा सरकार से। ठीक है। ये तो अब क्या होगा कि मान लो, अब देखो इससे इशू क्या क्रिएट हुआ। अब मान लो अमेरिका की कोई कंपनी है ना, वो भारत में निवेश करना चाहती है, लेकिन उसमें छोटा सा परसेंटेज चीनी का भी शेयर है, मतलब चाइना का शेयर भी है। ठीक है। कोई चाइनीज़ व्यक्ति है, उसका शेयर है अमेरिका में, लेकिन भारत ने तो चाइना पे प्रतिबंध लगा रखा है कि वहाँ का कोई व्यक्ति है तो वो ऑटोमेटिकली भारत में निवेश नहीं कर सकता। लेकिन कंपनी तो अमेरिका की थी, उसमें छोटा सा निवेश चाइना का भी था, चाइना की कंपनी का। तो उन्हें क्या करना पड़ता था, भारत में अप्रूवल लेना पड़ता था, और उस अप्रूवल लेने में बहुत लंबा समय निकल जाता था। ठीक है। कई बार कई महीने, कई बार साल। ठीक। तो अब ऐसे में क्या होगा कि आप प्राइवेट कंपनी भारत में निवेश करना चाहेगी? नहीं करना चाहेगी, है ना। उन्हें तो चीज़ें जल्दी, क्योंकि उन्हें है प्रॉफिट बनाना है। ठीक। तो वो आपके अप्रूवल के लिए महीनों महीनों नहीं रुके रहेंगे, तो भारत को नुकसान हो रहा था। उसके यहाँ पे निवेश नहीं आएगा, पैसा आना बंद हो गया। तो भारत ने कहा कि भाई देखो, अब इसको थोड़ा सा रिलैक्स करने का समय आ गया है। अब उसने बनाया 10% बेनिफिशियल ऑनरशिप रूल। अब ये क्या रूल है, इसको समझेंगे। देखो, अब चाइना की कोई कंपनी, या हम चाइना नहीं कहेंगे स्पेसिफिकली, जो बॉर्डर एरिया से जुड़े हुए देश हैं एक्सेप्ट पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान को हटा दिया जाए, बाकी जितने भी बॉर्डर एरिया से जुड़े हुए देश हैं उनकी कंपनी अगर इंडिया में आती है तो उसे ऑटोमेटिक अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है। उसे जाके सरकार से अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन वो जो जिस कंपनी में निवेश कर रही है उसमें बस उसकी 10% हिस्सेदारी होनी चाहिए, मैक्स टू मैक्स। ठीक है। 10% हिस्सेदारी का रूल क्या है कि 10% से कम होगी ना तो बोर्ड में उसकी जगह नहीं होगी। ठीक है। और बोर्ड में जगह नहीं होगी तो मतलब निर्णयों को वो प्रभावित नहीं कर पाएगी, है ना। और अगर चाइना से आने वाली कंपनी हमारे देश में कि किसी कंपनी के निर्णयों को नहीं प्रभावित कर रही, तो फिर हमें क्या परेशानी है ना। फिर तो वहाँ से पैसा ही आ रहा है। हमें मेजर परेशानी ये थी जब वो हमारे कंपनी पे निर्णयों अपनी जो बातें हैं उन्हें थोपने लगे। ठीक। तो 10% के निवेश पे उसे बोर्ड में जगह नहीं मिलेगी, उसकी बातें सुनी नहीं जाएंगी, मानी नहीं जाएंगी, है ना, चाइना की कंपनी की। तो बस हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। ठीक। और उसके बदले में हमें प्रॉफिट देना होगा, मतलब जो मैनेजमेंट में उसका से था वो नहीं रहेगा। तो अब तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो इस शर्त के साथ सरकार ने चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान की कंपनियों को भारत में निवेश करने की अनुमति दे दी है। अगर वो 10% तक निवेश करती हैं भारत की किसी कंपनी में तो उन्हें ऑटोमेटिक अप्रूवल मिल जाएगा। इससे ज़्यादा करती हैं तो उन्हें सरकार के पास जाना होगा। ठीक है। हालांकि एक छोटी सी कंडीशन लगाई है सरकार ने कि हाँ, ऑटोमेटिक अप्रूवल तो है लेकिन आपको मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो DPIIT डिपार्टमेंट है हमारा, जो कॉमर्स मंत्रालय हमारा, तो उसको हमें इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है। और जहाँ पर 10% से ज़्यादा है तो फिर हमें DPIIT कॉमर्स मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी होगी। लेकिन उसके लिए क्या कर दिया, फास्ट ट्रैक कर दिया कि भाई 60 दिन के अंदर इन्हें परमिशन देनी है तो दो, नहीं देनी तो मना कर दो, है ना, लंबा नहीं खींचना है उसको। कुछ स्पेसिफाइड सेक्टर सरकार ने निर्धारित किए हैं कि वहाँ पे ये जो है इसको फास्ट ट्रैक किया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर एनर्जी, एडवांस बैटरी, रेयर अर्थ, है ना, ये जो भी एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े हुए सेक्टर हैं। ठीक है। वहाँ पे सरकार क्या कर रही है, अभी हमने ह्यूरन लिस्ट में देखा था ना कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, वो जो है एक बड़ा क्षेत्र उभर के आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखो कि बहुत सारी चीज़ें रिन्यूएबल से जुड़ी हुई हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल से, सोलर एनर्जी बैटरी सिस्टम इलेक्ट्रिक व्हीकल से, रेयर अर्थ इलेक्ट्रिक व्हीकल से। ठीक है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी या जो भी एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो उनके लिए सरकार ने ऐसा किया है ना, उनके लिए चीज़ों को फास्ट ट्रैक कर दिया। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये जो हमारा प्रेस नोट था नंबर 3, उसमें हमने कुछ देशों पर
रिस्ट्रिक्शन को ईज किया है, रिलैक्स किया है, उसका क्या उद्देश्य है? तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ाना है? नहीं। ग्लोबल कैपिटल को अट्रैक्ट करना और एडवांस टेक्नोलॉजी को, तो ये सही है। ठीक है, हम ग्लोबल कैपिटल मतलब जो विश्व की पूंजी है ना, उसको ये तो आकर्षित मतलब इन्वेस्टमेंट कराना चाहते हैं। फिर है इम्पोर्ट टैरिफ, नहीं, इम्पोर्ट टैरिफ बढ़ाना नहीं, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको कम करना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो ESA है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उसका एक मिशन है प्रोबा 3 मिशन। ठीक है, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए हैं। ठीक, तो उसका एक सैटेलाइट था कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट, तो उससे हमारा जो कांटेक्ट है वो लॉस हो गया है और अब उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो हुआ क्या था, टेक्निकल दिक्कत क्या हुई कि जब वो स्पेसक्राफ्ट घूम रहा था ना, तो उसको अपनी डायरेक्शन का थोड़ा सा अंदाज़ा गलत हो गया है, और मतलब कोई टेक्निकल इशू आ गया और वो थोड़ा घूम गया, और घूमने की वजह से जो उसके सोलर पैनल्स थे वो दूसरी तरफ को मुड़ गए। ठीक है, और अब जब उन पे सोलर लाइट नहीं पड़ेगी तो एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो काम नहीं करेगा। ठीक, तो वो किस स्टेट में चला गया, सर्वाइवल मोड में चला गया, मतलब उसकी जो सारी बैटरीज वगैरह थी वो डिस्चार्ज हो गई। बस अब वो इतना है कि हाँ जीवित तो है, ऐसा नहीं है कि ख़राब हो गया, लेकिन उससे डेटा आना बंद हो गया पृथ्वी पे, है ना, तो हमारे काम का नहीं रहा। तो हमारे एग्ज़ाम के लिए हमें क्या काम का है, प्रोबा 3 मिशन। ठीक है, ये मिशन हमारे काम का है। किसका मिशन है, तो अभी मैंने शुरू में ही बता दिया था, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है ना, नासा आ जाएगा, नासा का नहीं है, प्रोबा 3 यूरोप का है। ठीक है, दूसरा है कि ऑब्जेक्टिव क्या था उसका, तो सूर्य पे है वो मिशन, तो सोलर कोरोना है ना, उसको स्टडी करता है। ठीक है, कोरोना को क्यों स्टडी करता है, मतलब कोरोना को कैसे स्टडी करता है, उसके लिए इसने ट्विन स्पेसक्राफ्ट सिस्टम लगाया है। ठीक है, आपको ध्यान होगा कि जो कोरोना हमें दिखता है वो एक्लिप्स के दौरान दिखता है, ग्रहण के दौरान, है ना, सूर्य का कोरोना। ठीक, तो ये क्या करता है कि जैसे मान लो एक उसको ये सन है, ठीक है, और एक सैटेलाइट है, उसको सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना है। ठीक, लेकिन कोरोना उसको कब अच्छे से दिखेगा, जब सूर्य ग्रहण की स्थिति आएगी। तो उसके लिए ये क्या करता है, एक और सैटेलाइट को बीच में खड़ा कर देता है। अब देखो ये बीच में आ गया तो सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा यहाँ तक, और एक ग्रहण जैसी स्थिति क्रिएट हो गई ना, एक्लिप्स जैसी, और जब ये ग्रहण जैसी स्थिति हो गई तो अब इसे कोरोना दिखेगा, अब ये उसका अध्ययन करेगा। समझ पा रहे ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा दिखता है ये देखिए। तो इसमें क्या है, ये स्पेसक्राफ्ट था, इसके सामने इसने दूसरा स्पेसक्राफ्ट आ गया, तो एक जो कोरोना मतलब एक ग्रहण जैसी स्थिति इसने क्रिएट की हुई थी। ठीक, ये जो दोनों सिस्टम थे वो प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग पे चल रहे थे, मतलब कि 150 मीटर का इसमें अंतर था, और जब ये चलेंगे है ना, चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, तो हमेशा ये जो ऑक्यूलेटर है, ये हमेशा इससे 150 मीटर आगे ही रहेगा, किससे, कोरोनाग्राफ से। ठीक, तो इस कोरोनाग्राफ ने काम करना बंद कर दिया। भारत का इससे बहुत बड़ा संबंध है भाई, भारत के बारे में याद रखना। ये जो मिशन है 2024 में लॉन्च हुआ था 5 दिसंबर को, इसरो के PSLV C59 से गया था ये। ठीक है, ये जो प्रोबा के सैटेलाइट्स हैं ये इसरो के PSLV C59, इसका नाम याद रखना है। ठीक, जो इसरो की कॉमर्शियल विंग है ना, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये कॉमर्शियल सब्सिडियरी टाइप की कंपनी है, इसरो की है। ये लाती है कि अलग अलग देशों के सैटेलाइट्स की भाई इसरो से उन्हें अंतरिक्ष में पहुंचवा लो और हमें थोड़े से पैसे दे देना, है ना, मतलब एक तरह से सर्विस प्रोवाइड कराती है। ठीक, सिग्निफिकेंस क्या है, मेनली तो भाई कोरोना का अध्ययन करेगा, है ना। कोरोना से क्या होगा, कोरोना से होता है कोरोनल मास इजेक्शन, तो उसके बारे में हम पता चल पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, कोरोना के जो टेम्परेचर की मिस्ट्री है, देखो कोरोना उसके आउटर पार्ट है ना सन का, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा गर्म है ना, जो सन की सरफेस है उससे ज़्यादा गर्म है कोरोना। उसका क्या कारण है ना, उसका अध्ययन किया जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोबा 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सोलर फ्लेयर्स नहीं, कोरोना। ठीक है, दूसरा है कि इसमें कितने सैटेलाइट हैं, तो भाई 2 सैटेलाइट हैं।
तीसरा है कि इसे किसने लॉन्च किया था, ये इम्पोर्टेंट है, जैसा मैंने आपको बताया भारत का PSLV C-59, ठीक, उसने ये मिशन लॉन्च किया था, है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, पर लॉन्च किया था भारत ने। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।